नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 12 अप्रैल 2022 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले सत्र के विषय की चर्चा कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक है भारत और यूके। तो भारत और यूके एक नई विरासत का निर्माण, यानी इसमें हम लोग बात करेंगे भारत और ब्रिटेन संबंधों की चर्चा करेंगे। कैसे इस यूक्रेन संकट के बावजूद भी दोनों के संबंध उत्तरोत्तर बढ़ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। दूसरा है सामूहिक विनाश के हथियार अधिनियम में संशोधन। यह 2005 अधिनियम था, इसमें संशोधन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, अभी क्यों किया जा रहा है, इसका अंतर्राष्ट्रीय क्या महत्व है और भारत के लिए इसमें क्या है और इसके चिंता के बिंदु क्या हैं, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। तीसरा है यूजी पाठ्यक्रमों के लिए कन्नड़ अनिवार्य करने पर। दोस्तों, 6 अप्रैल को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा यूजी पाठ्यक्रमों के लिए कन्नड़ को अनिवार्य भाषा बनाने के 2 आदेशों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है। तो क्यों लगाई है, इस पर केंद्र की क्या प्रतिक्रिया है, राज्य की क्या प्रतिक्रिया है और कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। चौथा टॉपिक होगा महामारी के दहशत में एमएसएमई के लिए महत्वपूर्ण सबक। तो दोस्तों, इसमें हम लोग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, जिसे एमएसएमई, जो कि आर्थिक विकास के समग्र उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसमें कोविड-19 के समय इसमें क्या समस्याएं आई, तो दोस्तों महामारी का असर इस सेक्टर पर कैसे पड़ा, इन सब बातों की चर्चा करेंगे और इसके आगे के लिए क्या हम योजना बना सकते हैं, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। और पांचवा टॉपिक होगा किशोर शिक्षा की स्थिति। तो दोस्तों, असर यानी शिक्षा की लगातार वार्षिक स्थिति रिपोर्ट ASER ने ऑनलाइन शिक्षा की निराशाजनक तस्वीर प्रस्तुत की है, तो उस पर चर्चा करेंगे, जिसमें औपचारिक शिक्षा का अभाव और लिंग असमानता, इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो इस तरह से किशोरों की शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम में लिंग संवेदीकरण मॉड्यूल को एकीकृत करने की एक प्रमुख आवश्यकता की ओर इशारा कर रहा है। तो इन सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंतिम में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, जिसमें 2 उत्तरों की संरचना के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए पहले टॉपिक की ओर चलते हैं। पृष्ठ संख्या 9 पे आया है। इसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी सामान्य अध्ययन के द्वितीय पेपर में डाल सकते हैं। तो भारत और यूके एक नई विरासत का निर्माण, यानी युद्ध से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद भी भारत यूके संबंध लगातार बढ़ रहे हैं। इसमें प्रमुख तथ्य यही है कि यूक्रेन में युद्ध ने दुनिया में अप्रत्याशित बदलाव लाए हैं। रूस अलग थलग पड़ चुका है, चीन का झुकाव रूस की ओर है, पश्चिम देशों का झुकाव यूक्रेन की ओर है। तो ऐसी स्थितियों में बहुत सारी परिस्थितियां बदल रही हैं। फिर भी ऐसे में भारत की स्थिति हाल के दिनों में सुर्खियों में रही है, जब नई दिल्ली में विभिन्न देशों के राजनयिकों और गणमान्य व्यक्तियों की मेजबानी भारत कर रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं भारत और ब्रिटेन की, क्योंकि 31 मार्च को यूके के विदेश सचिव एलिजाबेथ ट्रस ने व्यापक राजनयिक प्रयास के एक भाग के रूप में नई दिल्ली का दौरा किया। इस तरह से सुश्री ट्रस ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और भारत यूके स्ट्रैटेजिक फ्यूचर फोरम ट्रैक 1.5 डायलॉग के उद्घाटन संस्करण में भी भाग लिया। तो दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में भी, जो कि भारत अभी तटस्थवादी नीति अपनाया हुआ है, उसके बावजूद भी यूके का भारत की ओर झुकाव बढ़ रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम भारत यूके संबंधों की पृष्ठभूमि में चलेंगे। तो स्वतंत्रता के बाद, यानी भारत पर इसी का शासन चलता था, ब्रिटिश का शासन 16वीं शताब्दी में भारत पर यह आधिपत्य जमाया और भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ ब्रिटिश शासन से ही। तो स्वतंत्रता के बाद गुट निरपेक्ष और गैर उपनिवेशी अवधारणा की वकालत किया किसने? हमारे देश भारत ने। और दोस्तों, उसी समय विश्व 2 ध्रुवों में बचा था। ऐसे में शीत युद्ध का दौर चल रहा था। तो शीत युद्ध के दौरान ब्रिटेन अमेरिका के साथ था। तो यहां पर देख सकते हैं कि ब्रिटेन और भारत में राजनैतिक और वैचारिक रूप से एक दूसरे के प्रति विपरीत थे और
सबसे महत्वपूर्ण यह है कि द्विपक्षीय रूप से भारत और ब्रिटेन संबंध अगर देखा जाए तो 1965 तक ठीक रहे हैं, लेकिन 1965 के युद्ध के बाद ब्रिटेन का पाकिस्तान की ओर झुकाव भारत और ब्रिटेन यानी यूके के बीच संबंधों में खटास आ गई और इस तरह से संबंध में गिरावट देखी गई और यह गिरावट शीत युद्ध की समाप्ति तक था। उसके बाद दोनों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ने लगे और जिसके उपरांत 1995 में दोनों देशों के बीच रक्षा सलाहकार समूह का गठन किया गया और दोस्तों 2004 में दोनों देशों ने सामरिक समझौता यानी सामरिक भागीदारी समझौते पर भी हस्ताक्षर किए और दोस्तों 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की 3 दिवसीय ब्रिटेन का दौरा भी किया और नवंबर 2016 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने भारत का दौरा किया था और दोस्तों अभी ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भारत आने की योजना है। तो दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है कि भारत और यूके सहयोग के क्षेत्र में यूक्रेन संकट के बावजूद भी तेजी से बढ़ा है और समझौता यह जो है समझौता 4 मई 2021 को ही हुआ था। कोप 26 में भारतीय प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मिले ही थे और इस समझौते में भारत यूके संबंधों के एक 2030 रोड मैप को स्थापित किया गया है जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाया जाएगा। तो असैन्य परमाणु अंतरिक्ष रक्षा अंतरिक्ष आतंकवाद का मुकाबला यानी ये सब क्षेत्र हैं। इन सब क्षेत्रों में दोनों देश एक दूसरे की ओर अग्रसर हैं और दोस्तों यह संबंध बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और एक सबसे महत्वपूर्ण एक कह सकते हैं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अगर बात करते हैं तो यूनाइटेड किंगडम में भारतीय समुदाय 1.5 मिलियन से अधिक रहता है जो कि ब्रिटेन में इंडियन डायस्पोरा देश के सबसे बड़े जातीय अल्पसंख्यक समुदायों में से एक है। तो दोस्तों भारत और यूके दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तो भारत का उदय की अगर हम बात करते हैं तो भारत एक ट्रांजिशन अथवा परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है जिसका परिणाम ब्रिटेन के पक्ष में हो सकता है। दोस्तों चीन की जो स्थिति है आप देख सकते हैं तो ऐसे में ब्रिटेन का भारत की ओर झुकाव ज्यादा है। यूरोप में एक सुरक्षा प्रहरी रहते हुए ब्रिटेन हिंद प्रशांत की ओर झुक रहा है जहां भारत एक स्वाभाविक सहयोगी है। दोस्तों हिंद क्षेत्र में अगर देखा जाए तो भारत की स्थिति बहुत ही मजबूत है। तो ऐसे में यह भारत के उदय का समय है। तो ऐसे में इन देशों का सहायता भारत ले सकता है और ब्रिटेन को फिर से पुनर्स्थापित करना है क्योंकि ब्रेग्जिट यानी ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग हो चुका है। तो ब्रिटेन एक गंभीर वैश्विक अभिनेता के रूप में वैश्विक मंच पर अपनी जगह पक्की करने के लिए हिंद प्रशांत की बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में अवसरों का लाभ उठाने की कोशिश में है। तो इस तरह से भारत के साथ FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का सफल निष्कर्ष उसकी ग्लोबल ब्रिटेन महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाएगा जो कि आगामी बैठकों में FTA भारत और ब्रिटेन के बीच लागू हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण यही है कि चाहे जो भी क्षेत्र हो इंडो पैसिफिक में ब्रिटेन और भारत के बीच गहरे संबंधों को विकसित करने के महत्व पर प्रकाश डाल रहे हैं दोनों देश जिसके परिणाम स्वरूप न केवल रोजगार में सृजन होगा बल्कि इस क्षेत्र में सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधी व्यापार और साइबर सुरक्षा और रक्षा सहयोग को गहरा करने में के लिए आगे बातचीत को और बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों एक नए संयुक्त सुरक्षा कार्यक्रम की भी घोषणा की जानी है जिसका दोनों देशों की आवश्यकता है जिसका उद्देश्य भारत और यूके में ऑनलाइन बुनियादी ढांचे की रक्षा करना है क्योंकि दोनों पक्ष साइबर अपराधियों के खतरों से निपटने के लिए संयुक्त अभ्यास करने का प्रयास करते हैं। भारत और यूके ने पहली सामरिक तकनीकी वार्ता आयोजित करने की भी योजना बनाई है जो उभरती प्रौद्योगिकियों पर एक मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन है। इसके अतिरिक्त यूके और भारत समुद्री क्षेत्र में अपने सहयोग को मजबूत करने के लिए सहमत हुए हैं क्योंकि यूके भारत के इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव में शामिल होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि पिछले 2 वर्षों में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर को सुरक्षित करने के लिए एक अधिक एकजुट विश्वसनीय और एक युद्ध तैयार बल बनने के लिए खुद को तेजी से पुनर्गठित किया है यानी मिशन आधारित
तैनाती। तो दोस्तों मिशन आधारित तैनाती, जिसे मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट्स कहते हैं, की ओर पुनर्निर्देशित करते हुए लगभग 15 युद्धपोत भारत के पास और विशेष आर्थिक क्षेत्र से भरे पानी के 7 क्षेत्रों में, यहां पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 क्षेत्रों में भारत हिंद महासागर से आने और जाने वाले सभी प्रवेश और निकास मार्गों पर नजर रख रहा है। तो ऐसे में भारत को ब्रिटेन की आवश्यकता है और ब्रिटेन को भारत की आवश्यकता है। तो यहां पर एक देख सकते हैं MALDEP, जिसे क्या कहेंगे, मालदीव, यानी भारतीय नौसेना का एक जहाज मलक्का जल डमरू मध्य के मुहाने के पास स्थायी रूप से नौकायन कर रहा है, यहां पर देख सकते हैं। इसी तरह से NORDEP, तो दूसरा कहां पर है, यहां देख सकते हैं, ये बे ऑफ बंगाल में है। तो बंगाल की उत्तरी खाड़ी की गश्त अंडमान के उत्तर में पानी में और बांग्लादेश और म्यांमार के तटों पर है। इसी तरह से तीसरा आप देख सकते हैं ANDEP, यानी उत्तरी अंडमान और दक्षिणी निकोबार के बीच गश्त कर रहा है। इसी तरह से चौथा आप देख सकते हैं GULFDEP, गल्फ DEP, यानी उत्तरी अरब सागर की गश्त और हार्मुज जल डमरू मध्य, तो यहां पर आप देख सकते हैं, और फारस की खाड़ी तक। इसी तरह से POGDEP आप देख सकते हैं, मिशनों में सबसे पुराने अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती रोधी गश्त किया जा रहा है, यह क्षेत्र है। छठवां है CENDEP। दोस्तों CENDEP, इसके अंतर्गत मालदीव और श्रीलंका। इसी तरह से IODEP, पेट्रोलिंग इन द साउथ इंडियन ओशियन ऑफ मॉरिशस एंड सेशेल्स, तो ये कहाँ है, यहाँ पर है। और दोस्तों सहयोग के नए क्षेत्र और क्या हैं भारत और ब्रिटेन के बीच, तो फिनटेक, बाजार विनियमन, सतत और हरित वित्त, साइबर सुरक्षा इस जुड़ाव के नए मोर्चे के रूप में उभरे हैं। भारत में कोविशील्ड टीकों के उत्पादन में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ सहयोग की उल्लेखनीय सफलता संभावित सफल सहयोग के कई उदाहरणों में से एक है। तो इस तरह से दोस्तों निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि आगामी मिस्टर जॉनसन यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री की नई दिल्ली की आगामी यात्रा गतिशील रूप से बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका के महत्व को दर्शा रही है, क्योंकि यह समय का लाभ उठाने और एक ऐसी साझेदारी की नींव रखने का समय है जो 21वीं सदी की चुनौती को पर्याप्त रूप से जवाब दे सके। अब बढ़ते हैं सेकंड, जो पृष्ठ संख्या 10 पे आया हुआ है, इसको राज्य व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंध दोनों से जोड़ सकते हैं। सामूहिक विनाश के हथियार अधिनियम में संशोधन किया गया है। 2005 में पहले के अधिनियम के तहत क्या शर्तें थी और संशोधन क्यों आवश्यक है? तो सामूहिक विनाश के हथियार को एक परमाणु, रेडियोलॉजिकल, रासायनिक, जैविक या अन्य उपकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें बड़े पैमाने पर अगर इसका प्रयोग किया जाता है तो मृत्यु और विनाश करने की क्षमता होती है। दोस्तों 5 अप्रैल 2022 को सामूहिक विनाश के हथियार और उसकी उत्पादन प्रणाली या वितरण प्रणाली संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में पेश किया गया। तो विधेयक में WMD और उनके वितरण प्रणाली 2005 में संशोधन करता है, यानी इससे पहले 2005 में इसे स्थापित किया गया था। तो हालिया संशोधन प्रतिबंधित गतिविधियों के दायरे को पहले से प्रतिबंधित गतिविधियों के वित्त पोषण को शामिल करने के लिए विस्तारित करता है। तो दोस्तों अब बिल क्यों पेश किया जा रहा है? तो विधेयक को अब पेश किया गया है क्योंकि सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार और उनके वितरण प्रणालियों के वित्त पोषण के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन करने की जरूरत थी, ताकि अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को हम लोग पूरा कर सकें। तो बिल के उद्देश्यों और कारणों में यही कहा गया है कि हाल के दिनों में अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा WMD के प्रसार और उनके वितरण प्रणालियों से संबंधित नियमों का विस्तार हुआ है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने वित्तीय प्रतिबंधों को लक्षित किया है और वित्तीय कार्यवाही बल FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सिफारिशों ने सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके वितरण प्रणाली के प्रसार के वित्त पोषण के खिलाफ
अनिवार्य किया है। तो दोस्तों, मूल WMD अधिनियम का उद्देश्य क्या था? तो यह जो है जुलाई 2005 में अस्तित्व में आया था और इसका प्राथमिक उद्देश्य सभी 3 प्रकार के WMD यानी उनकी डिलीवरी सिस्टम, संबंधित सामग्री के संबंध में गैर कानूनी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने पर एक एकीकृत और व्यापक कानून प्रदान करना था। और इसने इन प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड की भी व्यवस्था की थी, जिसमें 5 साल से कम की अवधि के लिए कारावास और साथ में जुर्माना की भी। और अधिनियम 2004 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 1540 द्वारा लागू एक अंतर्राष्ट्रीय दायित्व को पूरा करने के लिए इसे पारित किया गया था। अब दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प यानी UNSCR 1540। ये है क्या? तो यह अप्रैल 2004 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आतंकवाद के कृत्यों को करने के लिए WMD सामग्री, उपकरण या प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्राप्त करने वाले गैर राज्य अभिनेताओं के बढ़ते खतरे को दूर करने के लिए संकल्प 1540 को अपनाया था। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए इस चुनौती का समाधान करने के लिए UNSCR 1540 ने UN चार्टर के अध्याय 7 के तहत सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों पर बाध्यकारी दायित्वों की स्थापना की और राष्ट्रों को WMD के प्रसार, उनके वितरण के साधनों और गैर राज्य अभिनेताओं को संबंधित सामग्री के खिलाफ प्रभावी उपाय करने और लागू करने के लिए अनिवार्य किया गया था। और UNSCR 1540 ने राष्ट्र राज्यों पर 3 प्राथमिक दायित्वों को लागू किया था, यानी संबंधित सामग्री या उनके वितरण के साधनों को प्राप्त करने की मांग करने वाले गैर राज्य नेताओं को किसी भी प्रकार का समर्थन प्रदान नहीं करने के लिए, इसी तरह से गैर राज्य अभिनेताओं द्वारा ऐसी वस्तुओं के कब्जे और अधिग्रहण को अपराधी बनाने वाले कानूनों को अपनाने और लागू करने के लिए, और प्रासंगिक सामग्रियों पर घरेलू नियंत्रण अपनाने और लागू करने के लिए, ताकि उनके प्रसार को हम रोक सकें। इस तरह से संशोधन ने मौजूदा अधिनियम में क्या जोड़ा? तो संशोधन WMD और उनकी डिलीवरी सिस्टम से संबंधित किसी भी गतिविधि के वित्त पोषण पर रोक लगाने के दायरे को विस्तार करता है और इस तरह के वित्त पोषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार के पास संदिग्ध व्यक्तियों के धन, वित्तीय संपत्ति या आर्थिक संसाधनों को फ्रीज करने, जब्त करने या संलग्न करने की शक्ति होगी, चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व धारित या नियंत्रित हो। और यह व्यक्तियों को ऐसी गतिविधि में लिप्त अन्य व्यक्तियों के लिए वित्त या संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने से भी रोकता है। दोस्तों, यह संशोधन क्यों आवश्यक था? तो UNSCR 1540 इसके कार्यान्वयन की सफलता को निर्धारित करने और प्रवर्तन में कमियों की पहचान करने के लिए समय समय पर इसकी समीक्षा की जाती है। 2016 में की गई ऐसी ही एक समीक्षा में यह निष्कर्ष निकाला गया था कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य में तेजी से प्रगति के कारण गैर राज्य लोगों के प्रसार का जोखिम बढ़ रहा है। भारत में प्रस्तुत विधेयक के उद्देश्यों और कारणों का विवरण संशोधन को आवश्यक बनाने के लिए इन घटनाक्रमों को प्रतिध्वनित करता है। तो इसके अंतर्गत 2 विशिष्ट अंतरालों को संबोधित किया जाता है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित संगठनों जैसे कि वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स ने लक्षित वित्तीय प्रतिबंधों के दायरे का विस्तार किया है, और दूसरा, प्रतिद्वंदियों में प्रगति के साथ नए प्रकार के आसन्न खतरे जो सामने आए हैं, जिन्हें मौजूदा कानून में पर्याप्त रूप से पूरा नहीं किया गया था। यही कारण इसमें संशोधन किया गया। भारत को और क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, अप्रसार पर भारत के जिम्मेदार व्यवहार और कार्रवाइयों की अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है और इसकी एक मजबूत वैधानिक राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण प्रणाली है, और यह WMD के प्रसार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध भी है। और इसमें ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट कंट्रोल, रिट्रांसफर कंट्रोल, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कंट्रोल, ब्रोकिंग कंट्रोल और एंड यूज आधारित कंट्रोल शामिल है। तो हर बार जब भारत नए दायित्वों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाता है, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपनी विधायी, नियामक और प्रवर्तन ढांचे का प्रदर्शन करना चाहिए। और इन कानूनों का अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या है, इसमें भारत के लिए क्या है? तो आतंकवाद के कृत्यों को रोकना, जिसमें WMD या उनकी डिलीवरी प्रणाली शामिल है, के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपायों का एक नेटवर्क बनाने की आवश्यकता है, जिसमें सभी राष्ट्र राज्यों को समान रूप से निवेश हो। संवेदनशील वस्तुओं के निर्यात से संबंधित मानकों के वैश्विक प्रवर्तन को
मजबूत करने और इस तरह की गतिविधियों के वित्त पोषण पर भी रोक लगाने के लिए इस तरह की कार्रवाई आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित की जा सके कि आतंकवादी और काला बाजार नेटवर्क सहित गैर राज्य अभिनेताओं को ऐसी सामग्री तक पहुंच प्राप्त ना हो। विधानों और उनके कार्यान्वयन पर सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने से WMD नियंत्रणों में सामंजस्य स्थापित हो सकता है। भारत को शुरू में UNSCR द्वारा अनिवार्य कानूनों को लागू करने पर आपत्ति थी और इसे भारत ऐसी मांग के लिए उपयुक्त निकाय के रूप में नहीं देखता है। भारत को शुरू में UNSCR द्वारा अनिवार्य कानूनों को लागू करने पर आपत्ति थी। इसे भारत ऐसी मांग के लिए उपयुक्त निकाय के रूप में नहीं देखता है। हालांकि WMD आतंकवाद के खतरे को देखते हुए भारत जिस मुश्किल पड़ोस में रहता है उसे देखते हुए देश ने प्रस्ताव का समर्थन किया और इसकी आवश्यकताओं को पूरा किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम नियंत्रणों को सुगम बनाना और उन्हें घरेलू स्तर पर अपनाना भारत के हित में है। अब अपने स्वयं के कानून को अद्यतन करने के बाद भारत दूसरों की मांग कर सकता है, विशेष रूप से अपने पड़ोस में उन लोगों से जिनका प्रसार और आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने का इतिहास है। दोस्तों, इस संशोधन को लेकर चिंता क्या है? तो इस बात पर चिंता जताई जा रही है कि गलत पहचान के कारण संशोधन लोगों के लिए परेशानी का सबब न बन जाए। संसद में विधेयक पर चर्चा में कुछ सदस्यों ने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की है कि क्या नया कानून मौजूदा व्यावसायिक संस्थाओं या विशिष्ट क्षेत्र के लोगों को गलत पहचान के मामले में अति संवेदनशील बना सकता है। हालांकि विदेश मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि इस तरह की संभावनाएं कम है, क्योंकि संबंधित व्यक्तियों संस्थाओं की पहचान विशेषताओं की एक लंबी सूची पर आधारित होगी और इससे हमारा देश कोई नुकसान देश को नहीं होगा, पूरी तरह से उन्होंने आश्वस्त किया है। अब बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 10 पर। सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर राज्य व्यवस्था और शासन के अंतर्गत डाल सकते हैं। UG पाठ्यक्रमों के लिए कन्नड़ अनिवार्य करने पर क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कन्नड़ को अनिवार्य भाषा के रूप में निर्धारित किया जा सकता है? केंद्र ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है? तो दोस्तों, यह महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर यह है कि 6 अप्रैल को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा UG पाठ्यक्रमों के लिए कन्नड़ को अनिवार्य भाषा बनाने के 2 आदेशों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है। तो राज्य शिक्षा विभाग द्वारा जारी सरकारी आदेशों के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से कर्नाटक ने UG पाठ्यक्रमों में शामिल होने वाले छात्रों को पहले 4 सेमेस्टर के लिए अनिवार्य भाषा के रूप में कन्नड़ का अध्ययन करना आवश्यक था। और दोस्तों, केंद्र सरकार ने यह कहा कि NEP 2020 में किसी अनिवार्य भाषा का कोई उल्लेख नहीं है। तो सरकार के क्या थे आदेश? तो कर्नाटक उच्च विभाग ने 7 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों को दिशा निर्देश जारी करने का एक सरकारी आदेश अधिसूचित किया था। और दिशा निर्देशों के अनुसार कर्नाटक में शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से स्नातक पाठ्यक्रमों में शामिल होने वाले छात्रों को पहले 4 सेमेस्टरों के लिए अनिवार्य 2 भाषाओं में कन्नड़ का अध्ययन अनिवार्य भाषा के रूप में करना आवश्यक था। तो सरकार ने उन लोगों के लिए अलग कन्नड़ भाषा पाठ्यक्रम तैयार करने का भी निर्देश दिया जिन्होंने 10+2 स्तर पर कन्नड़ का अध्ययन नहीं किया है, जिनकी मातृभाषा कन्नड़ नहीं है। तो इस तरह से 15 सितंबर 2021 को जारी एक अन्य सरकारी आदेश में विभाग ने दिशा निर्देशों को संशोधित करते हुए कहा कि केवल कार्यात्मक कन्नड़ को कर्नाटक के बाहर या विदेशों या उन लोगों के लिए पढ़ाया जाना है जिन्हें 10+ तक किसी भी स्तर पर कन्नड़ का अध्ययन नहीं किया है। तो इसके बाद संस्कृत भारती ट्रस्ट एक निजी संस्थान ने 23 सितंबर 2021 को NEP 2020 को लागू करने की आड़ में कन्नड़ को अनिवार्य विषय बनाने की वैधता पर सवाल उठाते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया और इस तरह से कई छात्र इसमें शामिल हो गए और यह तर्क देने के अलावा कि कन्नड़ को UG पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए अनिवार्य भाषा बनाना छात्र और शिक्षण समुदायों के विभिन्न मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। उन्होंने मुख्य रूप से उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि किसी भाषा के अध्ययन को अनिवार्य बनाना उसके मूल उद्देश्य के विपरीत है। तो NEP 2020 जो समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए विकल्प आधारित प्रणाली की पेशकश करने का इरादा रखता है। तो इस तरह से NEP 2020 उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए कोई अनिवार्य भाषा मानदंड निर्दिष्ट नहीं करता है। तो ऐसे में केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही? तो उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा था कि वह इस पर अपना रुख स्पष्ट करे।
चूंकि एनईपी लागू किया है तो विशेष भाषा का अध्ययन करने के लिए ऐसी बाध्यता निर्धारित करता है। तो केंद्र सरकार ने अदालत को सीधे यही कहा कि किसी अनिवार्य भाषा का कोई उल्लेख एनईपी में नहीं है। भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने बयानों को दोहराने के अलावा अदालत को स्पष्ट कर दिया कि एनईपी के कार्यान्वयन में क्षेत्रीय भाषा को अनिवार्य विषय नहीं बनाया जा सकता। और कोर्ट ने पहले क्या फैसला सुनाया था? तो दोस्तों, प्रारंभ में उच्च न्यायालय ने 16 दिसंबर 2021 को ही निर्देशित कर दिया था कि अगले आदेश तक इसे आगे बढ़ाने के लिए मजबूर नहीं किया जाए और छात्रों को उसी तरह से उसी पैटर्न पर कार्य करने दिया जाए। तो इस तरह से कर्नाटक के राज्य महाधिवक्ता कन्नड़ को अनिवार्य विषय बनाने के लिए राज्य सरकारों की शक्तियों पर बहस करना चाहते थे। तो अदालत ने कहा है कि वह इस सवाल पर जुलाई में आगे की दलीलें सुनेगी। क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के बहाने कन्नड़ को उच्च अध्ययन में अनिवार्य विषय बनाया जा सकता है? तो यह महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पृष्ठ संख्या 8 पर। सामान्य अध्ययन के थर्ड यानी अर्थव्यवस्था से जोड़ा जा सकता है। महामारी के दहशत में या सदमे में एमएसएमई के लिए महत्वपूर्ण सबक। तो उपयुक्त सरकारी नीतियों के अलावा छोटे व्यवसायों के प्रबंधन को वित्तीय सुरक्षा जाल के बारे में सोचना होगा। दोस्तों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई आर्थिक विकास के समग्र उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। औद्योगिक उत्पादन, रोजगार सृजन और सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात में हिस्सेदारी के मामले में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन आजादी के बाद से सरकारों द्वारा कई पहलों के बावजूद यह क्षेत्र अपने अस्तित्व और विकास की तलाश में चुनौतियों का सामना कर रहा है। दोस्तों, कोविड-19 महामारी ने एमएसएमई की क्षेत्र की भेद्यता को और उजागर कर दिया। महामारी के दौरान यह क्षेत्र मांग और आपूर्ति के झटके और बाद में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए किए गए उपायों के कारण सबसे बुरी तरह से प्रभावित रहा है। तो यह क्षेत्र अभी भी महामारी से प्रेरित झटकों से बचने और उबरने के लिए संघर्ष कर रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि महामारी का गहरा असर इस क्षेत्र पर पड़ा है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, हालिया अध्ययन के अनुसार तो एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र उत्तराखंड में स्थित 225 छोटी फर्मों के सर्वेक्षण में यह देखा गया कि 2020-21 में लगभग 90% छोटी फर्मों के कारोबार में गिरावट आई है। यानी लगभग 53% फर्मों को अपने कारोबार में 50% से अधिक की गिरावट का सामना करना पड़ा। लगभग 29% फर्मों ने अपने व्यवसाय के पतन की सूचना दी और लगभग 53% ने मांग में कमी देखी, जबकि लगभग 36% को कच्चे माल की अनियमित आपूर्ति का सामना करना पड़ा। तो कारोबार में गिरावट के मुख्य कारणों में आर्थिक गतिविधियों और गतिशीलता पर प्रतिबंध शामिल है। यानी मांग में कमी, कच्चे माल की कमी, व्यापार पर प्रतिबंध, लॉकडाउन लगा हुआ था, बाजारों की धीमी वसूली, भुगतान में देरी और श्रम की कमी दूसरों के कह सकते हैं इन सब के बीच यह प्रमुख कारण थे। तो इन फर्मों को अपने रोजगार में 25% की कमी का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से अनौपचारिक श्रमिकों के खंड में जो लगभग 47% था। फर्मों को अपने पुनरुद्धार में जिन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा उसमें विलंबित भुगतान के मुद्दे शामिल थे, कम मांग थी, वित्तीय संसाधनों की कमी, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, उत्पादन की बढ़ी हुई लागत, कुशल श्रमिकों की कमी और सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक अनिश्चितताएं। हालांकि अधिकांश फर्मों को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत पहल के बारे में पता था, लेकिन उसमें से केवल आधी को ही कोई मदद मिली। तो मांग की कमी और व्यावसायिक अनिश्चितताओं को देखते हुए फर्मों ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत उपलब्ध वित्तीय सहायता का लाभ उठाना तर्कसंगत नहीं पाया। अधिकांश फर्मों ने सुझाव दिया कि सरकार को उत्पादों और सेवाओं की मांग को पुनर्जीवित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था। और आगे की योजना, कोविड न तो पहली महामारी है और न ही आखिरी। इस सदी के पहले 2 दशकों के दौरान दुनिया कुछ अन्य महामारियों से गुजरी, जैसे 2002-04 में सॉर्स, 2009 में H1N1, 2012 में MERS, 2015-16 में जीका वायरस और अब कोविड-19 जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित किया। तो महामारी के अलावा अन्य कारक भी थे, जैसे कि सरकारी नीतियों में अचानक बदलाव, युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा आदि, जिससे व्यापारिक अनिश्चितताएं पैदा हुई, छोटे व्यवसाय प्रभावित हुए। इसके अलावा अधिकांश एमएसएमई अनौपचारिक क्षेत्र में हैं, जिनके पास पंजीकरण और इस तरह के लाभों को उठाने के लिए आवश्यक वित्तीय दस्तावेजों की कमी है। तो बड़े पैमाने पर आपदा या आर्थिक झटके के बाद इन फर्मों के बंद होने का बड़ा खतरा है। तो इसलिए एमएसएमई के लिए एक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है। एमएसएमई क्षेत्र को
लचीला बनाने के लिए हम छोटे व्यवसायों के लिए आपातकालीन निधि प्रावधान का प्रस्ताव करते हैं, जिसे शुरू से ही अनिवार्य किया जाना चाहिए। एक अन्य लघु व्यवसाय बीमा योजना हो सकता है, जो टर्म इंश्योरेंस के समान हो सकता है। फसल बीमा योजना से भी हमें सबक लेने की जरूरत है। चूंकि देश में 6.4 मिलियन से अधिक एमएसएमई हैं और बीमा क्षेत्र के लिए बाजार की बड़ी संभावनाएं हैं। अगर ऐसी योजनाएं ठीक से तैयार की जाती हैं, फर्मों की ऐसी बीमा योजना के निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ऐसे उद्यमों, विशेष रूप से सूक्ष्म उद्यमों एवं स्वयं के खाता उद्यमों की ओर से प्रारंभिक प्रीमियम या प्रीमियम के एक अंश का भुगतान कर सकती है। यद्यपि बजट 2022-23 अगले 25 वर्षों में अमृतकाल अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक नींव और उनका खाका रखना चाहता है, या किसी भी योजना विचारों को लाने में विफल रहा जो एमएसएमई क्षेत्र को लचीला बनाता है। तो इस तरह से हमने जो लघु व्यवसाय बीमा योजना की बात की, छोटे व्यवसायों के लिए अनिश्चितता कार्पस फंड, तो इन सब को में एमएसएमई को लचीला बनाने की आवश्यकता है, जिससे आर्थिक खतरों को झेल सकें और इस तरह से व्यावसायिक अनिश्चितताओं के दौरान अपनी वृद्धि को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से आवश्यकता है कि कोविड-19 जो सदमा है, इससे हमको सबक लेने की आवश्यकता है और एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अब बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 9 पर, सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर, इसको शासन के अंतर्गत डाल सकते हैं। दोस्तों, किशोर शिक्षा की स्थिति क्या है? तो इस तरह से असर ऑनलाइन शिक्षा की निराशाजनक तस्वीर पर प्रकाश डालता है। इसमें प्रमुख तथ्य यही है कि भारत में पिछले कुछ दशकों में माध्यमिक के साथ साथ प्राथमिक स्कूल के बच्चों तक सार्वभौमिक नामांकन पर जोर देने के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी अभियान चलाया गया। तो शिक्षा की लगातार वार्षिक स्थिति रिपोर्ट ने दिखाया है कि यह अभियान दोनों आयु समूहों के लिए काफी हद तक सफल रहा, यहां तक कि महामारी के दौरान भी उच्च नामांकन दर के साथ। तो कोविड से संबंधित स्कूल बंद होने के 2 साल के बावजूद 11 से 14 साल के बच्चों को नामांकन में वृद्धि मामूली रही, जबकि लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए स्कूल से बाहर 15-16 साल के बच्चों की संख्या वास्तव में गिर गई है। तो यह यही इंगित कर रहा है कि स्कूल प्राथमिक विद्यालयों से परे बच्चों को रखने में सक्षम है, और यह उल्लेखनीय है क्योंकि अब बच्चों का नामांकन अनिवार्य शिक्षा की उम्र से अधिक हो गया है और नामांकन दर लगभग कोई लैंगिक असमानता नहीं दिखाती है। लेकिन नामांकन क्या है? पहेली का एक भाग है। तो इसमें औपचारिक शिक्षा का अभाव है। हालांकि माता पिता, शिक्षकों और सरकारों द्वारा प्रयास किए गए हैं। महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से घर पर सीखना इन बच्चों के लिए सफल नहीं रहा है। असर 2020-21 ने प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण संसाधनों तक पहुंच की निराशाजनक तस्वीर को सामने लाया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भले ही 9वीं से 12वीं कक्षा के 70% से अधिक बच्चों के पास घर पर स्मार्टफोन था, लेकिन उनमें से केवल 35% ही इसे हर समय पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, जबकि 17% इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते थे। तो औपचारिक स्कूली शिक्षा के अभाव में परिवार के सदस्य अक्सर शिक्षण का कार्य ग्रहण करते थे। तो इस तरह से असर की रिपोर्ट यही बताती है कि किशोरों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। बड़े बच्चों को छोटे बच्चों की तुलना में कम सीखने का समर्थन मिला। कि 2017 में भी असर ने बताया था कि 3/4 पुरुष युवाओं की तुलना में 14 से 18 आयु वर्ग की 90% महिला युवा दैनिक आधार पर घर का कार्य करती हैं। यूनिसेफ की बिल्डिंग बैक बेटर रिपोर्ट के अनुसार स्कूल बंद होने से लड़कियों और महिलाओं की अवैतनिक देखभाल का काम बढ़ गया, जिससे घर पर सीखने के लिए उपलब्ध समय सीमित हो गया। असर 2021 डेटा उसी ओर इशारा करता है। यह पूछे जाने पर क्या 12 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी बच्चे ने लॉकडाउन के बाद से घरों के कार्यों में अधिक मदद करना शुरू कर दिया है? तो लगभग 2/3 उत्तरदाताओं ने सकारात्मक उत्तर दिया। सभी आयु वर्गों में लड़कों की तुलना में लड़कियों ने इस अतिरिक्त भार को उठाने की संभावना अधिक थी। उदाहरण के लिए 15 वर्षीय लड़कियों में से लगभग 3/4 ने लॉकडाउन के बाद काम में अधिक मदद करना शुरू कर दिया था, और यह आंकड़ा 15 वर्षीय लड़कों की तुलना में 10% था। दोस्तों, यह लिंग असमानता यानी महामारी में घर में लैंगिक असमानता भले ही बढ़ गई हो, लेकिन यह कोई नई बात नहीं है। असर 2017 में पाया गया था कि 14 से 18 वर्षीय युवाओं की आकांक्षाएं लिंग आधारित थी, जिनमें अधिकांश पुरुष युवाओं ने सेना, पुलिस, इंजीनियर का उल्लेख किया, जबकि महिला युवकों ने शिक्षक और डॉक्टर, नर्स को अपने व्यवसाय के रूप में पसंद किया। तो लॉकडाउन के दौरान बच्चों ने जिस तरह
का काम किया उससे यही पता चल रहा है कि वे कम उम्र में ही लैंगिक अपेक्षाओं के संपर्क में हैं। तो असर भारत मानव विकास सर्वेक्षण और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण डेटा का उपयोग करते हुए एक अध्ययन से पता चलता है कि महामारी से बहुत पहले लिंग असमानता सीखने के परिणामों में फैलने लगी थी। तो अध्ययन में यही पाया गया है कि पिछले एक दशक में गणित सीखने के परिणामों में महिलाओं की कमी बनी हुई है। तो अध्ययन इस निष्कर्ष को प्रतिगामी घरेलू प्रथाओं से जोड़ता है जो महिलाओं की स्वायत्तता को सीमित करता है, जैसे महिलाओं द्वारा चेहरे को ढकना, पुरुषों के बाद खाने वाली महिलाओं की प्रथा। तो दोस्तों, यह सब किशोरों की शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम में लिंग संवेदीकरण मॉड्यूल को एकीकृत करने की एक प्रमुख आवश्यकताओं की ओर इशारा कर रहा है। स्कूल आधारित जेंडर संवेदीकरण कार्यक्रम यह सुनिश्चित करने में परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकते हैं कि सभी बच्चों को बढ़ने के लिए एक समान वातावरण मिले। उदाहरण के लिए हरियाणा में एक दृष्टिकोण परिवर्तन कार्यक्रम जो ब्रेक थ्रू द्वारा चलाया जाता है और अब्दुल लतीफ जमील पावर्टी एक्शन लैब जिसे JPAL द्वारा मूल्यांकन किया जाता है ने आशाजनक परिणाम दिखाए हैं, जिसमें प्रतिभागियों ने कार्यक्रम समाप्त होने के 2 साल बाद भी लिंग समान व्यवहार का प्रदर्शन किया और यह माध्यमिक विद्यालयों में लैंगिक समानता के बारे में इंटरैक्टिव कक्षा चर्चा के आसपास केंद्रित था। तो सभी स्कूलों को इस मॉडल को अपनाना चाहिए जिससे कि मदद मिल सके। स्कूलों को फिर से खुलने के साथ उनके विकास के लिए एक लिंग समान वातावरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, यह भी महत्वपूर्ण था। अब बढ़ते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, यूक्रेन संकट से उत्पन्न चुनौती के बावजूद भारत यूके के बीच संबंध उत्तरोत्तर प्रगति के मार्ग पर हैं और हिंद प्रशांत क्षेत्र में उनकी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए मूल्यांकन कीजिए। तो दोस्तों, भूमिका में आपको यूक्रेन संकट से उत्पन्न चुनौती के बावजूद यूके संबंध आगे बढ़ रहा है, इसका जिक्र करते हुए क्यों, इसका उदाहरण देते हुए कि 4 मई 2021 को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के समापन से मिलता है और दोनों देशों में प्रगाढ़ता बढ़ रही है। तो इस तरह से भारत यूके संबंध की थोड़ी सी पृष्ठभूमि की चर्चा 2-3 लाइन में करके फिर दोनों को एक दूसरे की जरूरत है और हिंद प्रशांत क्षेत्र की उनकी प्राथमिकताओं को और भारतीय नौसेना जो कि 7 डिप्लॉयमेंट लगाई है, उन सब बातों की संक्षिप्त में चर्चा करते हुए आपको निष्कर्ष पर पहुंचना है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली यानी गैर कानूनी गतिविधियां निषेध संशोधन विधेयक 2022 का समालोचनात्मक परीक्षण करना है। तो दोस्तों, अभी 5 अप्रैल को ही यह विधेयक लोकसभा में पेश किया गया जो कि पारित भी हो गया। तो इस तरह से यह इसकी परिभाषा थोड़ा सा बता दें कि सामूहिक विनाश के हथियार क्या हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ता है और साथ साथ इसकी वितरण प्रणाली जो विधेयक के बारे में थोड़ा सा बताएं और यह बिल क्यों पेश किया जा रहा है और इससे पहले 2005 बिल क्या था और इसका कानून का अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या है, इसमें भारत के लिए क्या है और इसके संशोधन को लेकर क्या चिंताएं हैं, इसको लिखते हुए अंत में इसको संतुलित निष्कर्ष पर पहुंचना है। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।